स्टार्ट करें? तो एक सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। तो ये बताओ आप में से कितने लोगों को इनकम टैक्स के बारे में पता है, क्योंकि आज से हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो मैं बता दूं, अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ा है सबसे वास्ट होता है इनकम टैक्स। मतलब जीएसटी आपने पढ़ा होगा तो ठीक ठाक कम होता है, इनकम टैक्स वास्ट होता है और इनकम टैक्स इजी होता है। मतलब आपको इजी लगेगा इनकम टैक्स कंपेयर टू, अगर आप कंपेयर करने बैठोगे जीएसटी से तो। पर होता क्या क्या है, एक बार मैं थोड़ा थोड़ा हिंट। इनकम टैक्स आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, पता है सबको ये बात? अच्छा, कैसे पता है? क्योंकि जीएसटी में हमने पढ़ा था। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो जीएसटी नहीं, सीधा इनकम टैक्स ही देखते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो देखो जीएसटी में होता क्या है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, जीएसटी में क्या होता है, पहले जीएसटी को बताता हूँ फिर आपको याद आ जाएगा। जीएसटी में होता है, मान लेते हैं ये एक सेलर है, मतलब दुकानदार समझ सकते हो इसे, ठीक है, और ये एक बायर है, बायर। अब मान लेते हैं एक प्रोडक्ट जो 1000 रुपए का है, और इस पे जो जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है वो 18% सेट कर रखा है। इसका मतलब अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं पे भी किसी को भी बेचोगे तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेलर क्या करता है, 1000 रुपए के सामान पे जो बिल बनाता है वो कैसे बिल बनाता है, बोलता है 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और जीएसटी जो है वो 180 रुपए है और आपको 1180 रुपए देने, ऐसा ही होता है। बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर सेलर को पूरे 1180 रुपए दे देता है, ठीक है। और सेलर अपने पास ये 1000 रुपए रखता है क्योंकि उसके 1000 रुपए ही हैं, और वो जो 180 रुपए टैक्स उसको मिला है ये सेलर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता है। कहता है ये लो भाई अपना टैक्स रखो, गवर्नमेंट को टैक्स दे देता है कितना, 180 रुपए। तो आप देखते हो, बताना जरा, अगर आप बता सकते हो मुझे कि किसने टैक्स पे किया है, बायर ने या सेलर ने? हाँ जी, देखो बायर अल्टीमेटली जेब से किसके गया है, बायर के। भले ही बायर ने दे दिया किसको, सेलर को, और लास्ट में सेलर ने गवर्नमेंट को जमा कराया। डिपॉजिट हुआ है सेलर के जेब से, डिपॉजिट किया है सेलर ने, लेकिन जो खर्चा है वो किसका है, मतलब किसको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, बायर को। तो ये इसीलिए बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। यानी बायर ने डायरेक्ट जो टैक्स दिया है वो बायर ने गवर्नमेंट को दिया है, लेकिन डायरेक्टली ना देके कैसे दिया है, इनडायरेक्ट वे में। यानी बायर ने पहले सेलर को दिया और सेलर ने गवर्नमेंट के पास पहुंचाया। तो इसे आप बोलते हो क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स। यानी इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को दोगे, यानी कि बायर को दो, सेलर को दोगे, फिर सेलर गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स में होता क्या है, आपको अपनी जेब से खुद से गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो इनकम टैक्स को अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इनकम टैक्स स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं आपको, और ये भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं कि हम इस पूरे इनकम टैक्स के कोर्स में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहे होंगे 97 टॉपिक। तो अप्रोक्सीमेट 100 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं इनकम टैक्स में। इसके बाद आपको इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी, ठीक है। और इसको कभी भी एक दिन में 4-4 5-5 क्लासेस नहीं देखना है, पहले ही मैं बता दूं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आप धीरे धीरे देखो, उसको समझो, उसको याद करने की कोशिश करो। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको, जब आप अपना खुद की फर्म ओपन करने वाले हो या फिर आप अपनी टैक्स प्लानिंग करने वाले हो, तो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। जब आप टैक्स प्लानिंग करोगे तो जब पूरा टैक्स पता होगा तभी तो टैक्स की प्लानिंग करोगे कि किस तरीके से मुझे टैक्स कम से कम देना है। जीएसटी में प्लानिंग नहीं हो सकती। ये तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि जीएसटी तो फिक्स है, सेल की आउटपुट, परचेज किया इनपुट, और जो बैलेंस बचा वो टैक्स देना है, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स प्लानिंग करके आप बहुत सारे टैक्स सेव कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक्स हैं, नोट्स तो आपको मिल ही गए होंगे, और इसे आप देख लेना, ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। लेकिन उससे पहले हम आराम से समझना शुरू करते हैं इनकम टैक्स काम किस तरीके से करता है। तो स्ट्रक्चर की मेल से मैंने फोटो दे दी है, पर मैं अलग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये साल कौन सा चल रहा है बताओ, हाँ जी, आप बोलोगे 23-24, आज डेट क्या है, 29 जनवरी 2024। तो आज 29 जनवरी है, 2024 है। तो ये चल रहा है 1 अप्रैल 2023 को ये साल शुरू हुआ होगा, और ये खत्म कब होगा साल, 31 मार्च 2024। ये जो साल चल रहा है ये 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था, 31 मार्च 2024 को साल खत्म होगा। गवर्नमेंट क्या कहती है इनकम टैक्स में, आप पूरे साल काम करो, मेहनत करो, ठीक है, साल खत्म हो जाने दो, पूरा पूरे साल कमाओ। पूरे साल कमाने के बाद आपको अगले साल हमें बताना है कि आपने कितना रुपए कमाया है।
और उस पर कितना टैक्स बनता है आपको अगले साल पे करना है। कुछ समझ आ रहा है? जैसे ये साल है 23-24, ये करंट ईयर आपका जो चल रहा है वो क्या चल रहा है 23-24। आप पूरे 23-24 में काम करो, आराम से मेहनत करो। आप सैलरी पे काम कर रहे हो तो सैलरी पे काम करो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो आप अपना बिजनेस चलाओ। पूरा साल खत्म हो गया। अब जैसे ही ईयर एंड हुआ, अब आपको अगले साल गवर्नमेंट एक डेट देगी, लेट सपोज 31 जुलाई मैं बोल देता हूं, 31 जुलाई को अपनी आईटीआर फाइल करनी है अगले साल। ध्यान रखना, यानी कि जो आपने 23-24 में कमाया है उसको गवर्नमेंट को बताओगे कब? 24-25 में, जो कि 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ होगा और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025। यानी 23-24 में जो आपने कमाया है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कब करना है आपको? 24-25 में। 24-25 में आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने जाओ, और एक डेट होती है, वो लास्ट डेट होती है, उससे पहले आप कर सकते हो। ठीक है, सपोज करते हैं अलग अलग के लिए अलग अलग डेट है, तो अभी मैं कोई डेट आपको याद कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आप सिंपल समझ लो, मान लेते हैं 31 जुलाई। तो 31 जुलाई 2024 एक डेट है जो गवर्नमेंट ने बोल दिया इस डेट तक आपको अपनी आईटीआर फाइल कर देनी है। ठीक है, तो अब इस डेट को आप क्या करोगे? अपनी आईटीआर फाइल करने जाओगे। आईटीआर फाइल करोगे तो आप बताओगे मैंने पिछले साल इतने रुपए कमाया, मान लेते हैं 10 लाख कमाया, 20 लाख कमाया, जो भी कमाया आप वो गवर्नमेंट को डिक्लेयर करोगे अपनी आईटीआर में। और जो आपका टैक्स बनता है, मान लेते हैं आपका टैक्स बनता है 2 लाख रुपए, तो आप वो टैक्स यहाँ पे गवर्नमेंट को पे भी कर दोगे। समझ आ रहा है? और ये क्या है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं इसको, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसका मतलब खुद से असेस करोगे आप। सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से असेस करोगे कि मेरा कितना टैक्स बन रहा है, और जो आपका टैक्स बन रहा है वो आप गवर्नमेंट को पे कर दो। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से आईटीआर काम करती है, इनकम टैक्स और आईटीआर पूरा। ठीक है, आईटीआर यानी जो आपने कमाई है उसी को गवर्नमेंट को बताना होता है। तो कई लोग कहते हैं सीधा हमें आईटीआर सिखाओ, मतलब आईटीआर सिखाओ बस, मुझे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 7 आईटीआर के फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक। तो लोग बोलते हैं मुझे वो सिखाओ। जब तक आपको इनकम टैक्स समझ नहीं आएगा, आप आईटीआर फाइल करने के टाइम पे सिर्फ रटोगे चीजों को, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। तो आप क्या कहोगे? आपको कोई बोल देगा ये लिखा है तो यस करना है, ये लिखा है तो नो करना है। अगर आपने इनकम टैक्स पूरा समझ लिया तो आपको आईटीआर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले आपको इनकम टैक्स अच्छे से समझना है, और आईटीआर फिर आपके लिए 15 मिनट का खेल रहेगा बस। किसी की भी आईटीआर आप 15 से 20 मिनट में, नॉर्मल आईटीआर की बात कर रहा हूं, जो टफ आईटीआर होती है वो 1 घंटा मान लो, तो 1 घंटे के अंदर में आप किसी की भी आईटीआर फाइल कर लोगे, अगर आपको इनकम टैक्स पूरा अच्छे से समझ आता है तो। लेकिन इसमें कई सारे टेक्निकल वर्ड हैं, मैं अभी बोलना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनो। जिस साल की आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हो, यानी जिस साल की इनकम गवर्नमेंट को, इस साल की इनकम आप अगले साल बताते हो, तो जो जिस साल की आप आईटीआर फाइल कर रहे हो इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हो? फाइनेंशियल ईयर। एफ वाई भी प्यार से बोल सकते हैं, या फिर एक और वर्ड इसके लिए यूज करते हैं पी वाई, यानी प्रीवियस ईयर। क्या वर्ड? प्रीवियस ईयर। क्योंकि भाई जिस साल की आप आईटीआर फाइल कर रहे हो वो पिछला साल है, मतलब हमेशा। मान लेते हैं मैंने इस साल भी कोई ना कोई आईटीआर फाइल की होगी 31 जुलाई को, तो वो मैंने कब की फाइल की होगी बताओ जरा? 22-23 की। तो 22-23 क्या होगा? प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अभी ये जो साल चल रहा है, ये साल कौन सा चल रहा है? 1 अप्रैल 23 से 24, तो 23-24 है। 23-24 की आईटीआर कब भरनी है मुझे? 24-25 में। अच्छा, जिस साल में आप आईटीआर भरते हो उस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हो? असेसमेंट ईयर। क्योंकि इस साल आप असेस करते हो, असेस मतलब हिसाब लगाना, तो उस साल आप हिसाब लगाते हो कि मेरा इतना इनकम होती है, मेरा इतना टैक्स बनता है, और जो भी आपका टैक्स बनेगा वो आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो पहले तो ये जो भी टर्म्स मैं बोल रहा हूं बहुत स्लो स्लो बोल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये आपको आज के आज याद हो जानी चाहिए, ये नहीं कि कल जाके आप रट रहे हो। ठीक है, तो क्लास के साथ ही याद हो जाना चाहिए। इनकम टैक्स का मोस्टली पार्ट ऐसे ही रखना कि क्लास के साथ ही याद हो जाए आप, क्योंकि बाद में आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि मैंने जैसा पहले ही बताया कि भाई ये ऐसी चीज है, तो ये आपके जॉब में तो बहुत कम काम आने वाली है। आईटीआर, इनकम टैक्स, ये जॉब करते हुए ज्यादा काम नहीं आती। आप अपना खुद का काम करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आती है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि भाई हर बंदा आईटीआर लगभग फाइल करवाता है, अगर आप सुने हो तो आपके जो भी क्लाइंट बनेंगे वो उनके पड़ोसी, उनके दोस्त, सारे के सारे मिलके आपसे आईटीआर फाइल करवाएंगे, अगर आप दिखा रहे हो कि मेरे को नॉलेज है तो आईटीआर फाइल करने के लिए सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और दोबारा पढ़ने का मन नहीं करने वाला। तो जब जब क्लास ले रहे हो स्लो देखो, आराम से देखो, साथ में नोट्स बनाते चलो। ठीक है, वैसे मैं आपको नोट्स दूंगा, पर मेरे नोट्स और आपके खुद के नोट्स में बहुत फर्क होता है। जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आप इजीली धीरे धीरे उसको याद भी करते हो, जब आप वही चीज सेम टू सेम लिखने लगते हो तो याद होने लगता है। तो इनकम टैक्स का तो आपको नोट्स बना के चलना है, और साथ साथ याद रखना है, कोई आपको बाद के लिए डिले नहीं करना। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, होता क्या है इनकम टैक्स स्ट्रक्चर, काम किस तरीके से करता है। आप ये साल चल रहा है 23-24, आप 23-24 में कमाओ, गवर्नमेंट आपको परेशान नहीं करेगी, आप आराम से कमाओ,
और फिर अगला साल आएगा 24-25, तो उस टाइम पे आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर फाइल करनी है यानी आपको अपना इनकम पूरी बतानी है पिछले साल, लास्ट ईयर, जिसे क्या बोलोगे आप, फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, उस साल में आपने कितना रुपए कमाया है। समझ आ रहा है? अच्छा, जो भी आपने कमाया है वो आपको गवर्नमेंट को बताना है। और जैसे ही आप गवर्नमेंट को बताओगे, कैसे बताओगे? आईटीआर फाइल करके। अच्छा, किस ईयर में बताओगे? 24-25 में। लेकिन इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलते हो आप असेसमेंट ईयर। तो एक होता है प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर, और एक होता है असेसमेंट ईयर। समझ आ रहा है? चलो, अब मान लेते हैं इस साल की मैं आईटीआर भरने जा रहा हूं और मैं बोलूंगा मेरी इनकम है 20 लाख रुपए। लेट सपोज कि मैं कह रहा हूं मेरी इनकम है 20 लाख, और फिर उसके बाद मेरे को एक टैक्स कैलकुलेटर होता है। हालांकि मैं कैलकुलेटर नहीं, मैं आपको खुद से सिखाऊंगा ये पूरा टैक्स कैलकुलेट करना, रेट्स वगैरह सब बताएंगे हम। ठीक है, तो आप आगे चल के देखोगे तो रेट्स वगैरह सबके सब पे डिस्कशन हुआ है, बल्कि डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे हम। तो आ जाते हैं मैं इस पे दोबारा से, मैं आपको जो बताने वाला था। आपको क्या करना है, इस पर टैक्स कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं आपने टैक्स कैलकुलेट करके बोला कि मेरा टैक्स बनता है 3 लाख रुपए। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं आपने बोला 3 लाख रुपए मेरा टैक्स बनता है, तो आप इसे पे कर दो। समझ आ रहा है? इसे गवर्नमेंट को उसी टाइम पे पे कर दो, और पे करने के बाद आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास डायरेक्टली पहुंच चुका है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्लियर है पॉइंट? चलो, अब इसको नोट्स में भी मैंने दे दिया है आपको, इनकम टैक्स स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ये आपका पिछला साल 23-24 जो है फाइनेंशियल ईयर है, या फिर प्रीवियस ईयर आप बोलते हो इसको। और जिस साल में आप टैक्स पे करते हो 24-25, उसे क्या बोलते हो? असेसमेंट ईयर। जो भी डेट होगी लास्ट डेट फाइल करने की, उस डेट को आप आईटीआर फाइल करोगे। 31 जुलाई सबके लिए लास्ट डेट नहीं होती, हर एक की अलग अलग लास्ट डेट है। जैसे जैसे हम इनकम टैक्स और समझने लगेंगे तो वहां पे और आगे समझेंगे। और आप जो टैक्स पे करते हो खुद से, उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? इन पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो। अब बात आती है कि भाई इनकम कैसे हम गवर्नमेंट को बताएंगे, कैसे इनकम, मेरी इनकम कोई भी चीज है, मैंने कितना कमाया वो गवर्नमेंट को बताना कैसे। तो बताने के लिए अभी जैसा मैंने बोला आईटीआर, तो आईटीआर तो हम बाद में समझेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट है। पूरा इनकम टैक्स जब आपको आ जाएगा तब हम आईटीआर करेंगे। लेकिन बताना किस वे में होता है, तो गवर्नमेंट आपको कहती है, ध्यान से सुनो, आपकी जो इनकम है वो टोटल 5 तरीके से हो सकती है। किसी भी आदमी की, किसी भी की भी इनकम टोटल कितने तरीके से हो सकती है? 5 तरीके से। वो पांचों बोले जाते हैं इनकम टैक्स के हेड। और ये भी आज के आज ही याद रखना है आपको, ध्यान से सुनते जाओ। पहले तो गवर्नमेंट कहती है आप कमा कैसे सकते हो, आप टोटल कितने तरीके से कमा सकते हो? 5 तरीके से। और पांचों तरीके कौन कौन से हैं, सुनना शुरू करते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट कहती है आप सैलरी से कमा सकते हो। नॉर्मल सी बात है, आपके हेड ऑफ इनकम कौन कौन से हो सकते हैं? आप सैलरी से कमा सकते हो। अच्छा, दूसरा आप किससे कमा सकते हो? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई घर है जिसे आपने रेंट पे दे रखा है, ठीक है, और उससे इनकम आती है। तो पहली इनकम आपकी सैलरी हो सकती है, दूसरी इनकम हो सकती है आपकी हाउस प्रॉपर्टी, तीसरी इनकम आपकी हो सकती है कैपिटल गेन। क्या कह रहा हूं मैं? कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो आपने कभी खरीदे थे सस्ते में और आज बेच दिए महंगे में, तो आप गवर्नमेंट को बोलोगे उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं एक घर मैंने खरीदा पिछले साल 10 लाख में, और इस साल मैंने उस घर को बेच दिया 12 लाख में, तो क्या मेरा 2 लाख का प्रॉफिट है? ठीक है ना, मेरा 2 लाख का प्रॉफिट। क्या इस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए मुझे? बिल्कुल देना चाहिए। इसे क्या बोला जाता है? आपका कैपिटल गेन। यानी कोई असेट्स आपने खरीदा और फिर उस असेट्स को आगे आपने महंगा बेच दिया, ठीक है, तो आपको जो बीच का प्रॉफिट हुआ वो आपका क्या माना जाता है? कैपिटल गेन। ठीक है, इसके साथ साथ और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, मान लेते हैं एक घर मैंने 10 साल पहले खरीदा था 1 लाख का, और आज मैंने बेच दिया 5 लाख का, तो मेरे को क्या 4 लाख का प्रॉफिट देना पड़ेगा? 4 लाख के प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडेक्सेशन भी निकालती है, वो आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि आपने 10 साल पहले कोई चीज 1 लाख में खरीदा तो उसकी वैल्यू आज 1 लाख से ज्यादा होगी 100%। मान लेते हैं एक गवर्नमेंट का एक इंडेक्सेशन रूल होता है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन मान लेते हैं कि 10 साल पहले की 1 लाख की चीज आज 3 लाख की होगी, तो गवर्नमेंट कहेगी चलो आज वैल्यू मान लेते हैं आपकी, जब आपने खरीदा था 3 लाख की और आज बेच रहे हो 5 लाख, तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट है, 2 लाख पे टैक्स दो। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है, मतलब गलत कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सैलरी की इनकम जो आपकी होगी वो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, आप कभी ऐसे नहीं बोलते कि मेरा 12 लाख इनकम है, 12 लाख पे टैक्स ले लो। आपको बताना पड़ता है कि मेरी सैलरी की इतनी इनकम है, मेरी हाउस प्रॉपर्टी से मेरी इतनी इनकम है। हाउस प्रॉपर्टी समझ आया? क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी?
आपके पास अपनी प्रॉपर्टी है जिसे आपने आगे रेंट पे दे रखा है और उससे आप इनकम जो भी जनरेट कर रहे हो वो भी, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तीसरा क्या बताया आपको? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपने किया, कोई भी असेट्स खरीद के बेचा और वो महंगा बेचा तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। चौथा मैं बता रहा हूं पीजीबीपी, ये शॉर्ट में बोल रहा हूं पीजीबीपी, फुल फॉर्म बता देता हूं, प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस या और प्रोफेशन। यानी जो चौथी इनकम होती है वो आपकी मानी जाती है बिजनेस की या फिर प्रोफेशन की। यानी कि मान लेते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं तो कहूंगा मेरे को सैलरी मिलती ही नहीं है क्योंकि मेरा तो बिजनेस है और ना मेरा हाउस प्रॉपर्टी ना मेरा कैपिटल गेन, तो मेरे को अपनी इनकम कहां दिखानी पड़ेगी? बिजनेस वाले हेड में। यानी मुझे बताना पड़ेगा मेरा बिजनेस। अच्छा एक बात और बता दूं, बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जितने रुपए की सेल की उतने पे टैक्स देना है, नहीं। अगर मान लेते हैं मैंने 50 लाख रुपए की सेल की है, ठीक है, और पूरे बिजनेस में मेरा जो खर्चा हुआ है वो 40 लाख का हुआ है, परचेज, रेंट और भी बहुत सारे सैलरीज वगैरह सारे खर्चे जो जेन्युइन खर्चे होते हैं वो सारे घटाने के बाद मेरा जो प्रॉफिट बच रहा है मान लेते हैं इस साल 10 लाख का, तो मेरे को 10 लाख का अपना प्रॉफिट बताना पड़ेगा बिजनेस वाले हेड में। ये अलग अलग हेड है, बिजनेस वाले हेड में मुझे अपना प्रॉफिट बताना पड़ेगा और उस अमाउंट पे टैक्स देना है। समझ आ रहा है? तो जो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट आता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। अच्छा अब आपके मन में आता है बिजनेस तो समझ आता है, ये प्रोफेशन क्या होता है? तो कई सारे लोग बिजनेस नहीं करते, प्रोफेशन करते हैं। जैसे डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर मान लेते हैं एक अपना क्लिनिक खोल के बैठा है और वो एक लोगों से आता है 500, आप आते हो, आप जाते हो, बोलते हो खांसी हो रही है, वो कहता है 500 रुपए लो, 500 रुपए दो और ये दवाई लिख दे के दे देता, जाके बाहर वाली दुकान से ले लेना, आप खा के ठीक हो जाते हो। डॉक्टर ने 500 लिए, अब डॉक्टर को बोलोगे डॉक्टर आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो डॉक्टर गुस्सा हो जाएगा, अब भाई बिजनेस कहाँ कर रहा हूँ, ये तो मेरा पेशा है। तो पेशा ही तो प्रोफेशन होता है। समझ आ रहा है? तो ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बिजनेस ना वर्ड यूज करके क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रोफेशन कर रहे हैं हम। तो प्रोफेशन पे भी आपको टैक्स देना पड़ता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जो सर्विस देते हैं वो भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बिजनेस नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं? प्रोफेशन। समझ आ रहा है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब आप बोलोगे एक डॉक्टर ने रेस्टोरेंट खोल दिया तो वो तो बिजनेस कर रहा है, वो प्रोफेशन नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? प्रोफेशन तो क्लियर होगा ना। प्रोफेशन क्या होता है? पेशा। जो डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम कर रहा है तो प्रोफेशन है। ठीक है। सीए का काम कर रहा है तो प्रोफेशन है। समझ आया यहां तक पॉइंट? तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपकी इनकम इन चारों में से किसी से होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो, आपने बोला मेरे को मैं तो जुआ खेल के पैसा जीता, क्या मुझे इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, इस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो कौन से हेड में आएगा? सैलरी या बिजनेस या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन? तो गवर्नमेंट ने एक नया हेड डाल दिया, ध्यान से सुनो, अदर सोर्स। मतलब अगर आपके पैसे कहीं से भी आ रहे हैं, इन चारों में आ रहे हैं तो इन चारों में बताओ। अच्छा इन चारों को छोड़ के कहीं से भी आ रहे हैं तो कहां बताओगे? अदर सोर्स में। यानी आपकी सारी इनकम पे हमें टैक्स लेना है। आप जहां से भी कमा रहे हो, आप कह रहे हो मेरे को नाली के बगल में पैसा गिरा हुआ मिल गया 500 रुपए, तो क्या आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ। कहां पे देना पड़ेगा? अदर सोर्स में। आपने गूगल पे किया किसी को, गूगल पे करते समय आपको मान लेते हैं 500 रुपए का रिवॉर्ड मिला। अच्छा ये 500 का रिवॉर्ड आपकी इनकम है? यस। और कहां जाएगा? अदर सोर्स में। अब आप बोलोगे 500 का क्या ही बताएंगे, जो भी आप बता सकते हो वो सारी की सारी इनकम आपको अपने आईटीआर में फाइल करनी होती है। ठीक है। तो मान लेते हैं जो भी आपकी ये 5 हेड है, आपकी जो भी इनकम बनती है आप यहां पे लिखोगे और लिख के गवर्नमेंट को बताओगे। मान लेते हैं इन पांचों का जोड़ के आपका 20 लाख रुपए का इनकम आ रहा है, तो इसे बोलते क्या है हम? ग्रॉस टोटल इनकम। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए? ग्रॉस टोटल इनकम। तो जो आपकी टोटल इनकम है, क्या इस अमाउंट पे टैक्स देना है? नहीं, आपको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। इसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनो, हम कुछ आपको डिडक्शन देंगे, डिडक्शन 80C से लेके 80U तक, या तो आप ऐसे बोल सकते हो या तो बोल सकते हो चैप्टर 6A। इसके अंदर में कुछ गवर्नमेंट ने डिडक्शन दे रखी है। अगर वो डिडक्शन आप करते हो, वो करते हो, अभी समझाता हूं क्या होता है। मान लेते हैं आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया उसके अंदर में, तो गवर्नमेंट कहेगी अब आपकी इनकम मानी जाएगी कितना? 17 लाख। और आपको जो टैक्स देना है इस अमाउंट पे देना है, इसे आप बोलोगे नेट टैक्सेबल इनकम, और इस अमाउंट पे आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। समझ आ रहा है? अब आप बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने, ये डिडक्शन वाला, ये पॉइंट सही से समझाओ। ये डिडक्शन वाला पॉइंट समझाता हूं। अब बताओ इंडिया में गरीबी का रीजन क्या है? बोलोगे पता नहीं कितने सारे रीजन है भाई, हजारों रीजन है, वो कह रहा है टैक्स है टैक्स नहीं है भाई, टैक्स नहीं है, टैक्स तो देना चाहिए आपको। ठीक है। बताओ आप, आपके हिसाब से देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हजारों रीजन हो सकते हैं, उनमें से एक रीजन मैं बताता हूं। मान लेते हैं किसी पेरेंट्स की
चलो भाई लड़ाई मत करो, इधर ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। मैं आपको दो रीजन बताता हूं। पहला रीजन एक ये है, अगर घर में कोई एक कमाने वाला है, भाई एक बार ध्यान से सुन लो, कोई एक कमाने वाला है घर में और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली अब क्या हो जाएगी? 100% गरीब। रीजन क्या होता है कि भाई एक कमा रहा था और उसकी डेथ हो गई तो हमारे पास पैसे ही नहीं आ रहे। अब पैसे नहीं आ रहे तो हम क्या हो गए भाई, पूरी फैमिली गरीब होगी, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, सब कुछ यही होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी लगा कि हाँ यार होना चाहिए, हर एक आदमी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए अपना, एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस। सबके पास ना हो तो जो घर में कमा रहा है एटलीस्ट उसका होना चाहिए। बाई चांस उसकी डेथ हो जाती है तो इतना पैसा उसको मिल जाना चाहिए कि 10 साल तक उसके घर वाले बैठ के खा सकें एटलीस्ट। मान लेते हैं अगर कोई बंदा है जिसके महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए, एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, महीने का खर्चा है इसका 20,000 रुपए, तो एक साल में कितना खर्च करेगा? आप बोलोगे अप्रोक्सीमेट 2.5 लाख, ठीक है, तो 10 साल में कितना खर्च करेगा? 25 लाख। तो कम से कम इसका 25 लाख का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। समझ आ रहा है? मतलब एक ये गवर्नमेंट ने आइडिया लगाया, मैं एक बात बता रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन इस तरीके से कि भाई इतने का LIC होनी चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस एटलीस्ट उस बंदे का। अगर उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है तो होगा क्या, ये 25 लाख रुपए उसके घर वालों को मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट गरीब तो नहीं रहेंगे। अच्छा, बच्चे की पढ़ाई तो नहीं रुकेगी, बच्चे अगर पढ़ रहा है तो बच्चे की पढ़ाई तो नहीं रुकेगी। तो इस तरीके से आपको अपना एस्टिमेट लगा के आपको भी अपना इंश्योरेंस लेना है अगर आप कमाने वाले हो तो। चलो वो इंश्योरेंस तो अलग बात है, मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूं, कहीं आपको कि भाई इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ठीक है, तो मैं एजेंट नहीं हूं, आपको जहां से लेना है वहां से लो आप, ठीक है। मैं आपको बस जस्ट समझा रहा हूं कि इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि सबके सब इंश्योरेंस लें। अच्छा, अब इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, अगर आप लोग ना इंश्योरेंस लेते ही नहीं इंडिया में, तो सबसे ज्यादा अगर कोई इंश्योरेंस वाला फोन करने लग जाए ना तो आप फोन उठाना बंद कर दोगे उसका। और आप बोलते क्या है कि भाई मुझे ना, वो कहते हैं, वो फोन करके बोलते हैं तुम मर जाओ, तुम क्यों मरे भाई, शुभ शुभ बोल, तुम ऐसा बोलते हो और इसकी वजह से तुम इंश्योरेंस नहीं परचेज करते। मोस्टली मैंने देखा है मोस्टली लोगों को कि इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, गवर्नमेंट को लग रहा था यार इंश्योरेंस अगर सब ले लें तो गरीबी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कम होगी, क्योंकि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको पैसे मिल जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डिडक्शन डाला ATC में। अच्छा, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं, मैं जैसे जैसे डिडक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो पूरे पॉइंट समझाऊंगा, पर गवर्नमेंट ने बोला आप इन्वेस्ट करो ना, आप इंश्योरेंस लो। अगर मान लेते हैं आप इंश्योरेंस लेते हो और इंश्योरेंस की किस्त जो आपने एक साल में पे किया 1 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, आपकी इनकम 20 लाख नहीं, 20 लाख में वो 1 लाख घटाने को मिल जाएगा, यानी डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है तो जब 1 लाख घटाने को मिल जाएगी तो अब आपकी इनकम 19 लाख, तो आपको टैक्स भी 19 लाख पे देना है। तो लोगों के मन में लालच आता है कि यार सही है इंश्योरेंस ले लेते हैं। इसलिए नहीं ले रहा कि मैं मरूंगा तो मेरे घर वालों को दिक्कत होगी, वो इसलिए ले रहा है कि टैक्स बच जाएगा, ठीक है। तो लोग ज्यादा फाइनेंशियली सोचते हैं, तो अच्छी बात है कि भाई उसका टैक्स बच जाएगा, कैसे भी ले तो रहे, ठीक है। दूसरी चीज होता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट को यह भी लगता है कि भाई गरीब, कई बार लोगों को चोट लग गई, अब मान लेते हैं 10 लाख बीमारी का है खर्चा है, चोट लग गई या कुछ भी हुआ, 10 लाख का खर्चा है, पहले तो वो सोचेगा सरकारी हॉस्पिटल में चला जाऊं कि पैसे ना लगे, ठीक है, वहां इलाज नहीं होता, प्लस 10 लाख रुपए अगर उसने कहीं से लगा भी दिए तो वो हो गया गरीब। अब समझ जाओ, एक गरीब आदमी को अगर किसी भी रीजन से अपनी बीमारी पे 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ गए तो वो गरीब हो गया, 100% गरीब हो गया। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें तो बेस्ट हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आप मनाली घूमो, आप पहाड़ों पे जाओ, आपको लगेगा गिरा, मर गया तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा, और अगर बच गया तो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा, कम से कम इलाज तो हो जाएगा। तो लोग इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रमोट करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने वहां पे बोल दिया ATD एक सेक्शन है, उसमें गवर्नमेंट ने बोल दिया अगर आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपने किस्त जो पे की है एक लिमिट तक है, उतना आप पे करोगे, एक लिमिट तक ही लाइफ इंश्योरेंस में भी है, उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन मतलब उतना घटा के हम आपके नेट टैक्सेबल इनकम इतनी देंगे। समझ आ रहा है पॉइंट, समझ आ रहा है? इस तरीके से कई सारे पॉइंट होते हैं जो धीरे धीरे हम समझेंगे आगे चल के डिडक्शन वाली क्लासेस में। तो हर चीज धीरे धीरे, जैसे सैलरी में कौन कौन सी इनकम जुड़ेगी, कौन सी नहीं जुड़ेगी। जैसे मैं एक सिंपल सा एक बात बताता हूं आपको, मान लेते हैं कि मैं गया कहीं पे काम करने, ठीक है, मान लेते हैं सद्दाम भाई के पास मैं गया काम करने, ठीक है, या फिर गौरव भाई के पास चला गया, किसी के पास भी गया। अब मैंने जैसे ही गौरव भाई के पास गया, मैंने बोला मेरे को ना सैलरी देना। गौरव भाई ने बोला आप तो बड़े टैलेंटेड आदमी हो, 2 लाख रुपए महीना ले लेना। मैंने बोला यार अगर तुम 2 लाख रुपए महीना दोगे तो जाएंगे मेरे जेब से कितने, 24 लाख, मेरे पास सैलरी आएगी 24 लाख, फिर 24 लाख की ITR भरनी पड़ेगी, टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा सा प्लानिंग करते हैं गौरव भाई, आप मुझे 1 लाख की सैलरी दो, बाकी मैं 1 लाख पता कहां खर्च करता हूँ, घर पे और गाड़ी पे। आप एक काम करो, एक गाड़ी मेरे को दे दो, एक घर मेरे को दे दो, ठीक है, सैलरी के जगह। समझ आ रहा है? सैलरी बस 1 लाख दो,
और मेरे को गाड़ी दे दो, एक घर दे दो, मैं घर पे रहूंगा, आप घर दोगे उसमें रहूंगा और गाड़ी आपकी वाली चलाऊंगा। तो बोल देंगे कि भाई मैंने तो एम्प्लॉय को घर और गाड़ी दी है रहने के लिए, तो सैलरी मेरी सिर्फ 1 लाख, तो मेरा इनकम कितनी दिखेगी 12 लाख, तो मुझे टैक्स कितने पे देना पड़ेगा सिर्फ 12 लाख पे। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कुछ और मिलता है, परक्विजिट बोलते हैं उसको, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे अगर आपको घर दे दिया रहने के लिए, तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी, किस तरीके से कैलकुलेट होगी, इस तरीके से हम आगे सैलरी को समझेंगे फ्यूचर में, जब भी हम आगे जैसे जैसे क्लासेस लेते जाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर मैंने रेंट पे दिया तो जो इनकम आ रही है उसको कैसे आपको शो करना है, ये सारी भी हम डिस्कस करेंगे। वैसे ही कैपिटल गेन कब डिस्कस करेंगे, किस तरीके से सब कुछ। प्रॉफिट अगर बिजनेस कर रहे हो तो कैसे कैसे प्रॉफिट शो करना है, कौन कौन से प्रॉफिट अलाउड, खर्चे अलाउड नहीं होंगे। अदर सोर्स यानी कि आपने अगर कहीं और से पैसा कमाया, जैसे गिफ्ट मिल गया, तो क्या उस पर टैक्स देना है? हाँ, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैंने आपको गिफ्ट दे दिया खुश होके कि ये लो 10 रुपए का पेन, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। वैसे इतने छोटे अमाउंट पे टैक्स नहीं देना पड़ता, मैं आपको वो सब समझाऊंगा आगे चल के कि भाई गिफ्ट भी मिलता है या फिर कुछ भी आपको मिलता है तो आपको किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। इसी हिसाब से आप टैक्स की प्लानिंग भी कर सकते हो। जब आपको पूरा टैक्स समझ आने लगेगा तो आप टैक्स की प्लानिंग कर पाओगे। प्लस अब ये आ गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, आप अपनी इनकम बता सकते हो गवर्नमेंट को। अच्छा, इनकम में डिडक्शन आपको पता होनी चाहिए। डिडक्शन क्या भाई, कहां कहां हम टैक्स की प्लान कर सकते हैं, ये डिडक्शन पता होगी तभी तो आप टैक्स की प्लानिंग करोगे। जैसे मुझे पता है कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया तो मेरे को टैक्स कम देना पड़ेगा, तो कितने रुपए का लाइफ इंश्योरेंस लेना है ये सब आप प्लान करोगे। तो जैसे जैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा आगे आगे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब इधर आते हैं जरा, मैंने ये चीजें भी लिख दी हैं वैसे कि आपकी इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। तो देखो, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस या प्रोफेशन, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये टोटल 5 हेड हैं जिससे आप अपनी इनकम करते हो और गवर्नमेंट को अपने आईटीआर में ये पांचों हेड से इनकम बतानी पड़ती है आपको। ठीक है, अगर आपकी कह रहे हो मैं सैलरी नहीं करता, काम नहीं करता, तो आप यहाँ पे 0 बताओगे। ठीक है, आप कह रहे हो मेरे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है जिससे रेंट आता है, तो यहाँ पे भी 0। समझ आ रहा है? जो इनकम है आपकी वो इनकम आपको बतानी है और उसके हिसाब से अपनी आईटीआर फाइल करनी है। ठीक है, इसके बाद ये आ गया आपका ग्रॉस टोटल इनकम। क्या ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स देना होता है? नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी टोटल इनकम होती है। इसमें जो आपको माइनस करने को मिलता है वो क्या मिलता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक। वो डिडक्शन घटाने के बाद जो आपका अमाउंट आता है इसे बोलते हो नेट टैक्सेबल इनकम। और ये जो इनकम आती है इस पे आपको टैक्स देना होता है, इस अमाउंट पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। ठीक है, तो जो आपके नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उस पे टैक्स कैलकुलेट करना है। समझ आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, अब गवर्नमेंट थोड़ा सा ना केबीसी भी खेलती है आपसे। अच्छा, ये तो पता होगा सबको कि 1 फरवरी को बजट आता है। जैसे मान लेते हैं ये चल रहा है, ये अभी क्या चल रहा है 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, ये पूरा साल है हमारा। अच्छा, इस साल से पहले भी कोई ना कोई फरवरी आई होगी, उस फरवरी को बजट आया होगा। और बजट जब आता है तो गवर्नमेंट इस साल के रेट्स अनाउंस करती है, रेट्स कि कितना टैक्स देना है, अगर आप कितना कमाओगे तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। ये रेट कब डिसाइड होते हैं? 1 फरवरी को। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनना, तो जो 1 फरवरी 2023 में रेट आया होगा, कौन से डेट को? 1 फरवरी 2023 को जो रेट आया होगा वो रेट इस साल लगेगा। समझ आ रहा है? 23-24 में वो रेट लगेगा। अच्छा, 23-24 जो मार्च अप्रैल खत्म हो जाएगा, मार्च खत्म हो जाएगा, फिर आप इनकम टैक्स आईटीआर अपनी फाइल करोगे। अच्छा, अपनी आईटीआर आप कब फाइल करोगे? 1 जुलाई 2024 को। अभी जो आप मेरे से सीख रहे हो, सीखने के बाद अब जुलाई के बाद, जुलाई में वैसे 31 जुलाई लास्ट डेट होती है कहने के लिए, एक्चुअल में नहीं होती, थोड़ा सा और बढ़ जाती है कई बार। इंडिविजुअल के लिए यही रहती है और कंपनीज के लिए अलग होती है, पार्टनरशिप के लिए, मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग होती है, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आप रेट डेट वगैरह पे कोई भी डिस्कशन मत करो। तो 31 जुलाई मान लेते हैं लास्ट डेट है, तो 31 जुलाई को मेरे को जो आईटीआर फाइल करनी है वो इस साल की इनकम बतानी है, तो रेट भी कौन सा लगेगा? इस साल का, जो इस साल इनकम टैक्स का रेट अनाउंस किया गया था। समझ आ रहा है? अच्छा, अब अभी आज है 29 जनवरी, तो इसका मतलब जानबूझ के हम लेट रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें इस साल के बजट को भी इसमें लेना है। ठीक है, तो जो 1 फरवरी को बजट आएगा, 1 फरवरी 2024 को जो बजट आएगा, ठीक है, वो रेट कब लगेंगे? बताओ बताओ। वो 24-25 की जो आपकी इनकम होगी उसके लिए वो रेट रहेंगे, और उसकी आईटीआर कब फाइल करनी होगी आपको? जो 25-26 में जाके आप फाइल करोगे वो आईटीआर आपको
तब फाइल करनी है। समझ आ रहा है? अच्छा, तो अभी कौन सी आईटीआर फाइल करनी है आपको, आप मुझे बता सकते हो? मैं पूछ रहा हूँ असेसमेंट ईयर कौन सा है इस बार की आईटीआर का, जो अभी आप मेरे से सीख के जो आप फाइल करोगे। असेसमेंट ईयर 24-25। अगर मैं बोलूं प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23-24, क्या ये दोनों बातें सेम है? मैं बोलूं कि मेरी असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न भर दो, तो आप समझ रहे हो कि इस साल की ही रिटर्न भरनी है। मैं बोल रहा हूं मेरी प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न भर दो, तो भी आप समझ रहे हो कि इसी साल की बात हो रही है। पॉइंट समझ आ रहा है? जिस साल की आप आईटीआर भरते हो वो आपका प्रीवियस ईयर, और जिस साल में भरते हो वो आपका असेसमेंट ईयर। तो अगर मैं कभी भी बोलूं कि 24-25 असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करो, तो आप समझ जा रहे हो कि कौन से 23-24 की आईटीआर फाइल करनी है। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर 23-24 की रिटर्न फाइल कर दो, तो आप समझ जाओगे क्या, इसी साल की आईटीआर फाइल करनी है। पॉइंट समझ आ रहा है? अच्छा, अभी जो आप सीखोगे आपको ये रेट याद होने चाहिए। ये रेट जो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ये इस साल के जो 23-24 में चल रहे हैं वो वाले रेट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यही रेट की आईटीआर आपको फाइल करनी है। ठीक है, आप तो 31 जुलाई 2024 के आसपास आईटीआर फाइल करोगे, तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको कौन सा वाला रेट याद होना चाहिए, जो 23-24 में रेट चल रहा था। समझ आ रहा है? अच्छा, अब जो बजट आने वाला है 1 फरवरी 2024 को, वो जो रेट आएगा वो किसके लिए आएगा, मैं रेड कलर के पेन से यूज करता हूं, 24-25 के लिए वो बजट आएगा। तो 24-25 में जो रेट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। जानबूझ के मैंने इस टाइम पे ही रिकॉर्डिंग रखी है ताकि मैं वो वाले लेटेस्ट वाले रेट भी आपको बता पाऊं। लेकिन उस रेट से आप क्या कर सकते हो, जो अभी आईटीआर फाइल करनी है क्या उस रेट पे फाइल करनी होगी? नहीं। उस रेट पे आप क्या कर सकते हो, बस अपनी प्लानिंग, अपनी टैक्स की प्लानिंग की, इस साल मैं कमा रहा हूं, क्योंकि इस साल कमा रहे हो तो इसी साल तो प्लानिंग करोगे कि कहां कहां इन्वेस्ट करूं तो कितना मेरा टैक्स बच जाएगा। तो ये सिर्फ प्लानिंग के लिए रेट यूज होंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो कौन से रेट्स का, पुराने। मोस्टली इनकम टैक्स में और सब कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ जो चेंज होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, रेट। बट अगर मैं आपका जो ये इनकम टैक्स अगले साल भी आपको काम आए, इसीलिए रेट तो आपको बताऊंगा ही अगले साल वाले, प्लस आपको अगले साल में अगर टैक्स में कुछ भी चेंज आता है तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, नॉर्मली अभी इंटरिम बजट आना चाहिए, देखते हैं कौन सा बजट आता है। अब आप बोलोगे ये क्या होता है इंटरिम बजट, क्या होता है फाइनेंशियल बजट, वो सब अभी देखेंगे। रीजन ये है इंटरिम बजट इसलिए आएगा क्योंकि बीजेपी जब भी चुनाव होने वाले हैं, अगर बीजेपी जीत गई तो वही बजट कंटिन्यू करेगी, लेकिन अगर कांग्रेस आ गई, मान लेते हैं लेट सपोज कांग्रेस आ गई या फिर कोई और पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी जीत गई मान लेते हैं, तो वैसे केस में वो अपना बजट रिवाइज कर सकते हैं, अपना बजट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो सरकार होती है बजट वही निकालेगी ना। तो अभी इंटरिम बजट आएगा, अगर गवर्नमेंट जीत गई यानी बीजेपी जीत गई तो बीजेपी उसी बजट को कंटिन्यू भी रख सकती है या फिर चेंज भी कर सकती है। अभी आपको दिखाने के लिए कि खुश कर देते हैं आपको, बजट अच्छा अच्छा निकाल दे, और फिर जब जीत गई तो अब तो 5 साल रहना ही है तो बजट खराब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, बाकी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो बजट वगैरह को आप भूल जाओ, आपको मैंने अभी तक जितनी बातें बताई वो बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, ये बजट वगैरह सब भूल जाओ। मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि भाई आज हमने क्या क्या बात की और फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, रीजन क्या है बता दिया। अच्छा, इनकम टैक्स काम किस तरीके से करता है, आपका ये पूरा साल चल रहा है, इस साल आप कमाओ कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल आपको आईटीआर फाइल करनी है पिछले साल वाली, पिछले साल की इनकम आपको अगले साल में डिक्लेयर करनी है, आपका जितना टैक्स बनता है वो आप पे कर दोगे अगले साल में। ठीक है, और इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे टीडीएस आता है और एडवांस टैक्स आता है, वो अभी उस पॉइंट पे नहीं डिस्कस कर रहे, जब टीडीएस आएगा तो टीडीएस पे डिस्कस करेंगे, एडवांस टैक्स आएगा तो एडवांस टैक्स का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या कह रहा हूं आपको, इस तरीके से इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर चलता है। जिस साल की आप टैक्स पे कर रहे हो उसे क्या बोलते हो, फाइनेंशियल ईयर या फिर प्रीवियस ईयर, और जिस साल में पे करोगे उसे क्या बोलते हो, असेसमेंट ईयर। समझ आ रहा है? यानी कि अभी मैं बोलूं मेरे को इस साल आईटीआर फाइल करनी है, मेरी आईटीआर मैं मान लेते हैं आपके पास आया जून में, जून 2024 को, और मैं बोलूंगा, जो क्लाइंट आते हैं उनको नहीं पता होता कि असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर, वो तो आपको बोलेंगे भाई मेरी आईटीआर फाइल कर दो, तो आप क्या बोलोगे कौन सी आईटीआर फाइल करनी है आपकी, असेसमेंट ईयर 24-25 बोल सकते हो, चलेगा, 24-25 असेसमेंट ईयर है, या फिर आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर 23-24, चलेगा, दोनों बात एक है, क्योंकि इस साल का टैक्स इस साल पे करना है, और जिस साल पे करना है वो असेसमेंट ईयर, और जिस साल में पे करना है वो, जिस साल का पे करना है वो प्रीवियस ईयर। होपफुली ये पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ बातें की कि भाई इनकम टैक्स इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। आसान क्यों है, क्योंकि 5 हेड हैं, आपको इन्हीं 5 हेड से इनकम होगी। कौन कौन सी, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस या फिर प्रोफेशन,
और साथ में अदर सोर्स। तो जो इनकम कहीं नहीं आएगी वो कहां अपने आप चली जाएगी, अदर सोर्स में। तो ये चारों पांचों हेड को ऐड करने के बाद आपका आता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या इस इनकम पे टैक्स देना होता है? नहीं, आपको इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। आपको क्या करना है, उस इनकम में से डिडक्शन घटाने को मिलेगी, ठीक है, डिडक्शन घटाने को मिलेगी। डिडक्शन घटाने के बाद जो इनकम आएगी उस पे आपको टैक्स देना है, जिसे आप बोलते हो नेट टैक्सेबल इनकम, यानी उस अमाउंट पे आपको टैक्स देना होता है। आपको जो टैक्स निकालना होता है उस अमाउंट पे निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बोलने वाला था, मतलब बल्कि बोल ही रहा था कि हर साल के रेट अलग अलग होते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024, इस साल के जो रेट अनाउंस हुए थे उस रेट पे आपको टैक्स निकालना है। इस साल की जब आईटीआर आप फाइल करोगे 31 जुलाई 2024 में, जब इसकी आईटीआर फाइल करोगे तो इस साल की इनकम दिखाओगे और इसी साल का जो रेट होगा वो लेके आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे, ठीक है। और अभी जो बजट आएगा वो बजट आएगा 24-25 के लिए, तो उसमें 24-25 की जब आईटीआर फाइल करोगे तब उस रेट को यूज करना है, समझ आ रहा है। तो मेनली आप अगर ये कोर्स कर रहे हो तो आपका मेन पर्पज होगा कि मुझे आईटीआर आ जाए, आईटीआर फाइलिंग आ जाए। तो आईटीआर फाइलिंग करने के लिए आपको ये वाले रेट पता होने चाहिए जो कि मैंने अभी आपको दे रखा है, प्लस जो नए रेट आएंगे वो भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब एक बात और बताता हूं आपको, 23-24 में जो रेट हैं वो भी दो हैं। 23-24 में भी दो तरह के रेट हैं, एक है ओल्ड टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिमे, और एक है न्यू टैक्स रेजिमे, ठीक है। गवर्नमेंट ने दो तरह के टैक्स रेट्स भी दे रखे हैं। अभी जब हम करेंगे तो पहले हम न्यू को समझेंगे और फिर हम ओल्ड को समझेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आपके पास दो तरह के टैक्स ऑप्शन है। इस तरीके से टैक्स पे करना चाहो तो इस तरीके से पे करो, इस तरीके से टैक्स पे करना चाहो तो इस तरीके से, यानी दो अलग अलग रेट है। अब आप बोलोगे हमें कौन सा चूज करना चाहिए, भाई आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करोगे। कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करोगे और फिर आप देखोगे दोनों में से टैक्स किस केस में कम बन रहा है। अगर किसी का न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, न्यू टैक्स रेजिमे के हिसाब से टैक्स कम बन रहा है, तो आप उसको न्यू टैक्स रेजिमे में आईटीआर फाइल करना उसकी। अच्छा, अगर किसी का ओल्ड टैक्स रेजिमे से टैक्स कम बन रहा है तो उसका कौन से रेट, ओल्ड टैक्स रेजिमे से चूज करके उसकी आईटीआर फाइल करना है, समझ आ रहा है। तो हर साल जो होता है वो दो तरह के रेट अभी होते हैं, यानी जो अभी फ्यूचर अगला साल का अभी जो रेट आने वाला है उसमें भी दो रेट आएंगे, ओल्ड टैक्स रेजिमे और न्यू टैक्स रेजिमे। और आपके पास दोनों में चॉइस होगी, दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो। किसी किसी के लिए चॉइस नहीं होगी तो वो मैं बताऊंगा सब कुछ धीरे धीरे, बट आपको पहले ये समझ आना चाहिए दो तरह के टैक्स रेजिमे होते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं पहले इसकी बात करता हूं, न्यू टैक्स रेजिमे। दो टैक्स रेजिमे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, हमें दोनों सीखना है, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिमे समझते हैं अच्छा सा कि इस पे टैक्स कितना लगता है। आज का लास्ट पॉइंट, और इसको आप कैलकुलेट करोगे, एक दो होमवर्क दूंगा उसके बाद फिर हम क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। तो पहले तो न्यू टैक्स रेजिमे को अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप इंडिविजुअल हो, अभी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे चल के और सारी चीजें भी सीखेंगे। कौन से ईयर की रेट की बात कर रहा हूं मैं, फाइनेंशियल ईयर 23-24 या फिर असेसमेंट ईयर 24-25, दोनों में से कुछ भी बोलूं बात एक है, समझ आ रहा होगा। चलो, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हो उसे साइड रख दो, कोई टैक्स नहीं देना, नहीं कोई टैक्स नहीं देना 3 लाख रुपए पे, ठीक है। अगर आप 6 लाख कमाते हो तो 3 लाख को साइड रख दो, और जो बाकी का 3 लाख बचा, ध्यान रखना जो बचा उस 3 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, अब आप कह रहे हो मैं तो 9 लाख कमाता हूं, तो 9 लाख वाले का क्या करना है, पहले 3 लाख साइड रख दो, उस पर कोई टैक्स नहीं, अगले 3 लाख पे 5% टैक्स, और उसके अगले 3 लाख पे 10% टैक्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, इनकम टैक्स में कोई भी फिक्स रेट नहीं है। ये जो अभी मैं समझा रहा हूं इंडिविजुअल के लिए फिक्स रेट नहीं है, बल्कि कौन से रेट है, स्लैब रेट। जैसे आप 9 लाख रुपए लेकर आए बैग में, तो गवर्नमेंट कहेगी 3 लाख को साइड रख दो, इस 3 लाख पे हमें कोई टैक्स नहीं लेना, इसे साइड रखो। अच्छा, फिर अगले 3 लाख उठाएगी, कहेगी इस पे 5% दे दो, इस पे 5% देना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगला 3 लाख उठाओगे, उस पे कितना देना पड़ेगा, 10%, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से, अच्छा 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से अगर ऊपर आपकी इनकम होगी तो उस पे 15 लाख से ऊपर जो भी होगा उसका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार कैलकुलेट करके बताओ, ऐसे थोड़ी ना समझ आएगा। तो एक सिंपल सा लेते हैं, मान लेते हैं किसी बंदे की इनकम है 10 लाख रुपए, किसी की इनकम है 10 लाख रुपए। अच्छा, ये बताओ ये कौन से इनकम की बात हो रही है, नेट टैक्सेबल इनकम, यानी जो ग्रॉस टोटल इनकम आई होगी पांचों हेड में, उसमें डिडक्शन जो भी अलाउड है, ध्यान रखना डिडक्शन भी न्यू टैक्स रेजिम में अलग तरीके से अलाउड है, ओल्ड में
अलग तरीके से अलाउड है। तो वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, और जब आपको समझाऊंगा तो आपको सब आराम से आसान लगेगा, क्योंकि जब चीजें सुनते हो ना कि ये भी है ये भी है, तो आपके मन में लगता है कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब जैसे जैसे समझोगे उस सीक्वेंस में ही समझाऊंगा आपको सब कुछ। अभी तक जितना बताया उसमें कोई दिक्कत लग रही है? नहीं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी हम सीख लेंगे। मैं नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहा हूं, जिसपे आपको टैक्स निकालना है। मान लेते हैं वो कितना आ रहा है, 10 लाख। अब 10 लाख पे इसको टैक्स कितना देना है, आओ कैलकुलेट करते हैं। अगर इसने 10 लाख रुपए कमाए हैं तो इसको कितना टैक्स देना है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख तक, 0 से 3 लाख तक नील देना है, कुछ नहीं देना, जीरो, एंजॉय करो। शुरू के 3 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। अच्छा, फिर देखो 3 लाख से 6 लाख तक कितना देना है इस पे, 5%। लेकिन कौन से 3 से 6 के बीच के वाले अमाउंट, तो बीच का अमाउंट कितना है, 3 लाख का। तो इस 3 लाख का 5% जो कि कितना आता है, 15,000 रुपए, ये ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। प्लस 6 लाख से लेके 9 लाख तक इस पे कितना देना है, 10%। ये भी बीच का 3 लाख है, 6 लाख से 9 लाख में बीच का 3 लाख है। 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000, ठीक है। अच्छा, और फिर 9 लाख से लेके 9 लाख से 12 लाख तक है, लेकिन इसकी इनकम कितनी है, 10 लाख। तो 9 लाख से 10 लाख तक ही जाएगा। 10 लाख तक कितना है, 15%, ठीक है, बीच के अमाउंट पे ही। यानी बीच का अमाउंट कितना है, 1 लाख। 1 लाख का 15% कितना हो गया, 15,000। समझ आ रहा है मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा, तो टोटल टैक्स कितना बन रहा है, 60,000 रुपए। यानी अगर कोई 10 लाख रुपए कमाता है तो उसको कितना टैक्स देना है, 60,000 रुपए। लेकिन सिर्फ इतना ही 60,000 नहीं, गवर्नमेंट जो भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 4% अलग से लेती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जैसे आपका ये 60,000 का टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो 60,000 नहीं देना आपको, यहाँ पे कैलकुलेट करना है 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। लेकिन ध्यान रखना ये 4% किसका, जो टैक्स बन रहा है उसका 4%। तो आपका टैक्स कितना बन रहा है, 60,000। तो 60,000 का 4% कितना होगा बताओगे, 2400। तो ये 2400 जोड़ के कितना टैक्स बन रहा है, 62,400 रुपए। तो ये जो आपको टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 62,400 रुपए का। एक बात और बता दूं, टैक्स हमेशा 10 रुपए के राउंड ऑफ में बनता है। जैसे मान लेते हैं 62,403 रुपए का टैक्स आ रहा होता, तो भी आपसे गवर्नमेंट 62,400 ही लेती। 62,404 भी बन रहा होता तो भी 62,400 लेती। 62,405 बन जाता तो नेक्स्ट राउंड ऑफ करके 62,410 लेती। तो जो टैक्स की कैलकुलेशन होती है इनकम टैक्स की, वो हमेशा किस में होती है, 10 रुपीज के राउंड ऑफ में, ठीक है। तो 10 रुपीज का राउंड ऑफ आपको रखना पड़ता है। कुछ समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है। चलो एक और मैं आपको देता हूं। मान लेते हैं किसी की इनकम है 17 लाख रुपए। 1 मिनट का आपको टाइम देता हूं, फिर मैं भी कैलकुलेट करूंगा। 17 लाख है किसी की अगर इनकम, और ये रेट रेट याद रखना बड़ा आसान है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो 3-3 लाख का डिफरेंस है, इधर देखोगे तो 3 लाख जीरो, फिर 3 से 6, 3 का भाड़ा तो आता होगा ना, तो 6 पे 5, इधर इधर देखो 5-5 बढ़ रहा है, और इधर देखोगे 3-3 बढ़ रहा है। फिर 6 से 9 लाख पे 10, 9 से 12 पे 15, और 12 से 15 पे 20। लेकिन ध्यान रखना 20 के बाद 25 नहीं है, ध्यान रखना कहीं 20 के बाद 25, आप ऐसे याद रखो। और 15 लाख से ऊपर पे सीधा फिर 30% है, 20 के बाद सीधा 30 है, तो ये याद रखना 15 से ऊपर जो भी जाएगा उस पे 30%। एक काम करो फटाफट मुझे 17 लाख की इनकम पे टैक्स बताओ, देखते हैं कौन ठीक बताता है, फटाफट करो। ऑनलाइन वालों को भी कैलकुलेट करना है, ऑनलाइन वाले बैठे ना रहे, फटाफट करो। 4% सेस जोड़ दिया आपने, सब कुछ जोड़ के 4% सेस जोड़ के बताना है आपको। बताओ फटाफट। और कोई बताओ ना, आप अपना निकालो, सर का जरूरी थोड़ा ना कि ठीक, फटाफट निकालो। दो लाख 10 हजार सेस जोड़ दिया आपने,
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करना है ना उसमें। थर्टी वन, इनका कुछ और आ रहा है, आपका कुछ और आ रहा है। 231 बता रहे हैं आप। आपने सर कितना बताया था? 218,400। कितना? 218,400। आपने 231 बताया, तो आपने गलत बताया। और कोई बताओ। कोई करना ही नहीं चाह रहा क्या? करो फटाफट। गौरव बताना कितना आ रहा है। रतीश भाई आप बताना। आप बताओ गौरव भाई। आप बताना। खुशबू। आप बताओ निकिता। 18,400 नहीं आ रहा आपने। तो भाई सब अलग अलग बता रहे हैं। मैं भी मान के चल रहा हूं कि आपने, आपको कैलकुलेशन ठीक से नहीं आई है तब, नहीं तो आगे फिर डांट सुनोगे आप लोग। इधर देखो फटाफट, इधर देखो आप सब। किसी की इनकम है 17 लाख नेट टैक्सेबल इनकम। प्लीज सबका ध्यान इधर चाहिए मेरे को। ठीक है, मैंने आंसर सुन लिया। मोस्टली का आंसर है 2,18,400, तो मुझे पता है यही आना है, बट फिर भी मैं करके दिखाता हूं एक बार। तो देखो, 0 से 3 लाख तक कितना है? 0%, यानी इस पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है। अच्छा, 3 लाख से 6 लाख के बीच में कितना परसेंट रेट था? 5%। जिसपे जो कैलकुलेशन होगी बीच के 3 लाख पे होगी। 3 लाख का 5% कितना होता है? 15,000। ये समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, उसके बाद 6 लाख से लेके 9 लाख की इनकम कितनी मानी जाएगी? 10%, यानी ये भी बीच के 3 लाख। 3 लाख का कितना 10%? 30,000। अच्छा, 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15%, ऐसा ही है। और इनके बीच का भी इनकम कितनी है? 3 लाख। और 3 लाख का 15% कितना होता है? 45,000। समझ आ रहा है? अच्छा, और 12 लाख से ऊपर, 12 लाख से 15 लाख कितना है? 20%। ये कितना टैक्स बनेगा? ये भी 3 लाख है। 3 लाख का 20% कितना होता है? 60,000। यहां तक तो ठीक चल रहा है। अच्छा, 15 लाख से ऊपर जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं 21 लाख होता तो 21 लाख तक ले जाते, 25 लाख होता तो 25 लाख तक ले जाते। 15 लाख से यहाँ 17 लाख तक है तो 2 लाख, बीच का डिफरेंस 2 लाख है। और इस पे जो टैक्स रेट है वो कितना है? 30%, यानी 2 लाख का 30% 60,000। समझ आ रहा है? सबका यही आ रहा था कि कुछ और आ रहा था? यही आ रहा था। टोटल बताओ। 2 लाख। आपने बोला 2,10,000 आ रहा है टैक्स। ठीक है। क्या 2,10,000 टैक्स देना है, या अब इसमें कुछ ऐड भी करना था? क्या ऐड करना था? 2,10,000 में क्या ऐड करना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ये कितना आया? 8,400, जो कि टोटल कितना आ जाएगा? 2,18,400 रुपए। तो इतना आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप 17 लाख कमाते हो तो इतना गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार रहना। क्या ये बात समझ आ रही है, या अभी भी नहीं आ रहा? क्या रेट कैलकुलेट कर लोगे? अभी हम कौन सा रेजिमे सीख रहे हैं? न्यू टैक्स रेजिमे। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिमे अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जरा, एक रिबेट है। रिबेट के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। चलो बताओ, किसी की अगर इनकम एग्जैक्ट 7 लाख रुपए है, और किसी की अगर इनकम एग्जैक्ट 6 लाख रुपए है, तो कितना टैक्स बनेगा? दोनों फटाफट 2 मिनट में बताओ। किसी की इनकम 7 लाख है तो कितना टैक्स बनेगा? किसी की इनकम 6 लाख है तो कितना टैक्स बनेगा? फटाफट। गलत बता रहे हो, सही से बताओ। एग्जैक्ट अमाउंट पूछ रहा हूं मैं आपसे। अमाउंट बताओ ना मुझे, अमाउंट कितने रुपए का टैक्स बनेगा? फटाफट बताओ। चलो मैं बता रहा हूं, एक बार कैलकुलेट करते हैं। पहले 6 लाख पे कैलकुलेट करते हैं। तो 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 0। और 3 लाख से 6 लाख तक 5%, जो कि होना चाहिए 15,000। तो आप बोलोगे 15,000 का टैक्स आ रहा है 6 लाख वाले पे। ठीक है। अच्छा, 7 लाख वाले पे 0 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं,
3 लाख से 6 लाख तक 5%, जो कि 15,000 होता है, ऐसा ही है। और 6 लाख से लेके 7 लाख 10%, यानी कि कितना होगा, बीच का 1 लाख का 10%, 10,000। होपफुली ये पॉइंट समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो ये टैक्स बन रहा है 25,000, ठीक है। ये टैक्स बन रहा है कितना, 15,000। अब ध्यान से सुनो, इससे गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है। इससे इससे आप बोलोगे 25,000, 4% जोड़ दो, यही आपके मन में आ रहा होगा। और इससे 15,000, 4% और जोड़ दो। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर कोई सिर्फ 7 लाख तक कमा रहा है तो गरीब है पहले से, अब उससे क्या टैक्स ले। तो गवर्नमेंट आपके बारे में सोचती है कि भाई गरीब आदमी से क्या टैक्स ले। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रिबेट लेकर आया। ध्यान से सुनो, रिबेट लेकर आया। गवर्नमेंट ने क्या रिबेट लेकर आया, ये रिबेट सेक्शन के साथ याद रखनी है, पहले तो ये समझ लो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 87A की रिबेट है, ध्यान रखना, ये याद होना चाहिए आपको। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से ज्यादा नहीं है, यानी कि 7 लाख भी होगी तो चलेगी, 7 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको रिबेट मिल जाएगा। कितने रुपए का रिबेट मिल जाएगा, 25,000 रुपए का, या फिर जो आपका टैक्स बन रहा है दोनों में से जो भी कम हो। अगर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख तक होती है तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको 25,000 का टैक्स रिबेट दे देंगे, या फिर आपका जितना टैक्स बन रहा है उतना रिबेट दे देंगे, यानी हम आपसे 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, उतना दोनों में से जो कम हो, 25 या फिर टैक्स अमाउंट दोनों में से जो कम हो। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, जैसे ये 7 लाख वाला है, इसकी इनकम थी 7 लाख, क्या 7 लाख से ज्यादा थी, नहीं, तो इसकी इनकम टैक्स कितना आ रहा है, 25,000। तो गवर्नमेंट इसको रिबेट कितना दे देगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितने का रिबेट दे देगी, 25 का। तो इसका जो टैक्स बनेगा वो कितना बनेगा, 0। आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई आपको रिबेट मिल जा रही है अंडर सेक्शन 87A। चलो इधर बात करो, इसकी इनकम कितनी थी, 6 लाख, तो ये भी तो 7 लाख से कम है। इसका टैक्स कितना बन रहा है, 15,000, तो इसको भी रिबेट मिलेगी, लेकिन इसको कितने रुपए की रिबेट मिलेगी, 25,000, या फिर जो टैक्स बन रहा है दोनों में से जो कम है। तो इसका दोनों में से कम कौन सा है, इसका 15,000 कम है, ठीक है। तो इसका जो रिबेट हो जाएगा कितने का हो जाएगा, 15,000 का, और इसको भी कितना टैक्स देना पड़ेगा, 0। यानी अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हो, और कौन सी बात कर रहा हूं मैं, नेट टैक्सेबल इनकम की, नेट टैक्सेबल इनकम अगर आप 7 लाख रुपए तक कमाते हो, यानी जिसपे आपको टैक्स देना होता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। रीजन क्या है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ये क्या कहता है, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, यानी 7 लाख है तब भी रिबेट मिल जाएगी। 25,000 रुपए या फिर जितना आपका टैक्स बनता है, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आपको टैक्स देना है बस। अब आप बोलोगे, मान लेते हैं कि मेरे को सैलरी कंपनी वालों ने 7,01,000 दे दिया, फिर तो वो आपसे मजे लेना चाह रहे हैं और आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, क्योंकि आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी, और अप्रोक्सीमेट आपका 13,000 रुपए के आसपास का टैक्स बन जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं वापस दे दूंगा 1 रुपए। तो आप कैसा भी करो, अगर आपको बोलते हैं कंपनी वाले कि हम आपको पैकेज दे रहे हैं 7,10,000 का, तो आप बोलना नहीं चाहिए, 7 लाख का तो पैकेज ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि टैक्स देना पड़ जाएगा 13,000। तो पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, टैक्स कैलकुलेशन कर लोगे। ध्यान रखना, अगर किसी का इनकम मान लेते हैं 8 लाख रुपए, तो उसको तो रिबेट नहीं मिलनी, तो उसका जो भी टैक्स निकालोगे फिर उसमें क्या जोड़ोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको, उससे हम टैक्स लेते हैं, ठीक है, उस अमाउंट पर टैक्स लेते हैं। तो मैं एक वैसे तो मुझे अभी और भी बताना है, जैसे सरचार्ज बताना है, सरचार्ज क्या होता है, फिर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में भी समझाना है, बट आज की क्लास में हम नहीं करते हैं, आज की क्लास में हम इतना ही खत्म करते हैं। बट हाँ, मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूं आपको, कि अगर किसी की नेट टैक्सेबल इनकम है 25 लाख रुपए, तो कितना टैक्स आएगा, ये आपको कैलकुलेट करके लाना है, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5.5 लाख रुपए है तो कितना टैक्स देना है, ठीक है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7,10,000 रुपए है तो कितना टैक्स देना है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 49 लाख है तो कितना टैक्स देना है। और एक लास्ट पॉइंट, नेट टैक्सेबल इनकम अगर 11.5 लाख है तो कितना टैक्स देना है, ठीक है। तो ये 5 आपको कैलकुलेट करके लाना है। कल पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी का अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, कर दूं क्लास ऑफ।